Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So friends, this is our MCQs series of PPB which I am uploading on daily basis, and in this MCQ series we are going to discuss about our unit number 8, that is based on foreign exchange remittance facilities for individual. सो फ्रेंड्स, आपने यदि इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, इफ़ यू हैव नॉट सीन द अर्लियर वीडियोस, आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो. आई हैव अपलोडेड द पार्टिकुलर प्लेलिस्ट in which all the previous unit 1 to unit 7 videos have been uploaded, and you can watch those MCQs which will help you in your examination. So friends, in this video at the last we will do one case study, and that case study will be based on the concept which we will discuss just now. So this is an MCQ session. First of all, आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करें. समझिए कि आपके पास लिमिटेड टाइम का 15 से 20 मिनट का मॉक टेस्ट है, जिसमें आप प्रत्येक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया. ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा अब इस पार्टिकुलर एमसीक्यू सेशन का लाभ उठाने के लिए. तो आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है और फिर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन सुनना है. उसी तरह क्वेश्चन 2 को देखना है, हमारा एक्सप्लेनेशन सुनना है. क्योंकि दोस्तों, एक क्वेश्चन को खाली मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा. आई विल नॉट ओनली एक्सप्लेन ओनली वन क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शन व्हाट अदर क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट इनहेरेंट इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन. यानी दोस्तों सॉरी फ्रेंड्स, यानी इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट इनहेरेंट है उससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं इस पे भी आपको प्रकाश डालूंगा. चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं. लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर फेमा द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इन इंडिया इज द स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर विच मस्ट बी फॉर मिनिमम हाउ मेनी डेज. सो आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेल योर आंसर. तो अब दोस्तों, होपफुली आपने अपना जवाब दे दिया होगा. अब मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए. पहला ऑप्शन करा है 90 डेज. तो देखिए, 90 दिन जो है कंसिडरेबल पीरियड लगता है, लेकिन फेमा ने स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड दे रखा है, ये गलत है. 182 डेज ये सही जवाब है. ध्यान दीजिएगा, किसी भी पर्सन को रेजिडेंट तभी माना जाएगा जब वो भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में. यही की क्राइटेरिया है. दिस इज द की क्राइटेरिया, राइट, to determine residential status for financial and legal purpose. ऑप्शन सी says 180 डेज. तो ये भी ऑप्शन क्लोज है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज जो है वो हम लोग 182 दिन सेट करके रखे हैं, ना कि 180 डेज. और ऑप्शन डी करा है 91 डेज. तो ये भी गलत है, क्योंकि 182 दिन से बहुत कम है 91 डेज. तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, 182 डेज, राइट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर आगे बढ़ते हैं. Withdrawal of foreign exchange by resident is not permitted for visit to, राइट. तो देखिए, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन होता है रेजिडेंट के लिए, उससे रिलेटेड सवाल है कि जो हमारा ड्रॉल है फॉरेन एक्सचेंज का रेजिडेंट का, वो किस कंट्री में विजिट के लिए नहीं है. पहला कह रहा है भूटान. देखिए दोस्तों, यही सही जवाब है कि जो भारत की जो निवासी है ना, उनको दे आर नॉट परमिटेड, राइट. सो दे आर नॉट परमिटेड टू ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज फॉर विजिट टू भूटान. यदि आपको भूटान विजिट करना है तो आप फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि भूटान का इंडिया के साथ एक स्पेशल अरेंजमेंट है और इंडियन रुपीज़ ही भूटान में एक्सेप्टेड होता है. तो क्यों हम फॉरेन एक्सचेंज को अननेसेसरी यूज करें इंडियन रेजिडेंट के लिए, समझ में. अच्छा, म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में ये फॉरेन एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाता है यदि आप म्यांमार विजिट करना चाहते हैं तो ये तो गलत होगा. श्रीलंका में भी आपको फॉरेन एक्सचेंज को ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट, और बांग्लादेश में भी आपको फॉरेन एक्सचेंज को ड्रॉ करना पड़ेगा. तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए सही जवाब है. तो ये आपको ध्यान रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है एक्चुअली जो हमारा सीलिंग है, जो अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया है जिसको हम लोग LRS के अंदर रेमिट कर सकते हैं, वो कितना है. 1 जीरो समय बढ़ा दीजिए कि ये गलती से 1 जीरो छूट गया है, ठीक है. तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि कितना सीलिंग है. तो देखिए, जो सीलिंग है वो आपसे पूछा गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए. वो है $2.5 लाख, $250,000, ठीक है, LRS स्कीम के अंदर. LRS क्या होता है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम. तो इसको अच्छे से देखे जाइए. लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम पे आपकी बुक में एक पार्टिकुलर टॉपिक दे रखा है, सवाल इससे पूछा जाता है. LRS के रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट पूछे जाएंगे आपसे, प्लीज़ गो थ्रू दैट. चलिए आगे बात करते हैं. फिर अगला सवाल है कि जो हमारा इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम होता है, इसके अंदर जो रेमिटेंस होते हैं वो कौन से सिस्टम के अंदर होता है. प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गिव योर आंसर.
और फिर आपको ऑप्शन नंबर ए कर रहा है डेडिकेटेड रेमिटेंस स्कीम। तो ये ऑप्शन सही सुनने में लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये सही जवाब नहीं है। देखिए रेमिटेंस जो कुछ केस में डेडिकेटेड सर्विस को यूज कर सकता है, लेकिन जो हमारा इंडो नेपाल इस रेमिटेंस स्कीम है ना, ये डेडिकेटेड रेमिटेंस सर्विस में ऑपरेट नहीं होता है। NEFT ये सही जवाब है। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है बताएंगे? फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आई थिंक यू नो इट वेरी वेल, राइट। सो बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके माध्यम से जो हमारा इंडो नेपाल रेमिटेंस के अंदर जो रेमिटेंस स्कीम के अंदर जो रेमिटेंस होता है ना, वो प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों आपको अंतिम तक बने रहना है, क्योंकि हम लोग एक केस स्टडी करने वाले हैं। तो वो केस स्टडी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप इन सभी बेसिक क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे, राइट। तो इससे क्या होता है, NEFT से क्या होता है कि पैसा इंडिया और नेपाल के बीच में आसानी से ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे हमारा एक सिक्योर और अफोर्डेबल रेमिटेंस चैनल मिलता है। आपसे यदि पूछा जाए तो लिमिट कितना है, तो 50,000 का लिमिट है, आपको यही पता होना चाहिए। RTGS नहीं होगा, क्योंकि RTGS जो है पैसा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को ट्रांसफ़र करने का दूसरा तरीका है, लेकिन ये इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम में यूज नहीं होता है। और जहाँ तक स्विफ्ट का बात है, तो स्विफ्ट जो है इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है अलग अलग कंट्रीज़ में, लेकिन हमारा इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम में इसका भी यूज नहीं होता है। तो स्विफ्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है लार्ज सम ऑफ मनी में। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स रेमिटेंस अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम आर मेड अंडर द नेफ्ट सिस्टम। चलिए फेमा का फुल फॉर्म तो पता ही होगा आपको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए फेरा का जो 1973 था, ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो याद रखिएगा RA का मतलब होता है रेगुलेशन एक्ट। तो फेरा जो 1973 था, इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया? और RBI जो है इसी एक्ट के प्रोविजन के द्वारा गाइड किया जाता है रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज। तो सही जवाब है हमारा फेमा, ठीक है। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब आया है? 1999 में आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो फेरा 1973 को फेमा 1999 से रिप्लेस कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि हमने अपना कैप्सूल कोर्स लॉन्च कर रखा है। यदि आप कंफ्यूज हैं कि दोस्तों कौन से टॉपिक को हम पढ़ें, कौन से टॉपिक को हम छोड़ें, अभी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखा है, तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा कैप्सूल कोर्स है, हमारा जो क्रैश कोर्स है, इसके अंदर हमने एक स्पेशल सेगमेंट डाल के रखा है, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो हमने पिछले 3 एग्जामिनेशन में देखे हैं, जिसे सवाल बराबर बन रहा है, उस टॉपिक का मैंने लिस्ट डाल के रखा है। आपको प्रायोरिटी बेसिस पे उसे ही कवर करना है। और कैप्सूल कोर्स के अंदर दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको क्विक रिवीजन PDF, कैप्सूल PDF, वन लाइनर PDF, आपको दोस्तों हर एक यूनिट का क्विज मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। सफिशिएंट लगभग 1000 से ऊपर क्वेश्चंस हैं। पर क्विज में 15 से 20 क्वेश्चन डाल रखे हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके अलावा आपको फॉर्मूला PDF मिलता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF मिलता है, मात्र 120 रुपये में पर सब्जेक्ट का। और यदि चारों सब्जेक्ट्स का आप अवेल करना चाहते हैं तो इस सीरीज कॉस्ट यू ₹299। यदि आप इस कैप्सूल कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने कैप्सूल कोर्स का लिंक दे रखा है, इसके माध्यम से या मुझे आप पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए कैप्सूल कोर्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा फॉरेक्स ट्रांजैक्शन होता है फेमा के अंदर, उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। पहला कह रहा है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। यस, करंट अकाउंट एक तरह का हमारा फॉरेक्स ट्रांजैक्शन होता है, राइट। फिर ऑप्शन भी कर रहा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये भी होता है। ऑप्शन सी कर रहा है आइदर 1 और 2, ये बिल्कुल सही है। देखिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एवरीडे फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको हम लोग करंट अकाउंट के अंदर लेते हैं, राइट। जबकि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वट एवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज डन एंड वट एवर फाइनेंशियल एसेट वी हैव एक्वायर्ड इन फॉरेन, तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी हमने एसेट एक्वायर किया, ये सब के सब हमारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर ही लिस्टेड होते हैं। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन सी आइदर 1 और 2। तो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में या तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आएगा, दोनों आएगा। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फेमा के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन का रहा है कि इट मीन्स अ ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ। तो फेमा के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए का रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द एसेट ऑफ द पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया बट हेल्ड अब्रोड, यानी कि एक ऐसा एसेट जो कि भारतीय रेजिडेंट जो है। देखिए फेमा के अंदर क्या कर रहा है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें क्या होता है कि चेंज इन द एसेट, यहाँ सवाल क्या कर रहा है, आप अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब कि जो फॉरेन एसेट है, ठीक है। हेल्ड अब्रोड का मतलब क्या हुआ? फॉरेन एसेट की बात हो रही है, तो जो फॉरेन एसेट है उसका उसमें कुछ बदलाव आना, ठीक है।
तो ये पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि ये सारे सिनेरियो को कवर नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हमारा सही जवाब नहीं है। ऑप्शन भी कर रहा है कि एसेट इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये ऑप्शन कर रहा है कि मान लीजिए कि कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने जो एसेट एक्वायर करके रखा है भारत में, तो दोस्तों इस एसेट में भी यदि मान लीजिए कुछ चेंज आता है, इफ सपोज देयर इज चेंजेस इन दिस एसेट इज ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये भी हमारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट होता है, लेकिन ऑप्शन ए की तरह ये भी पूरा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा। फेमा ये कहता है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए कि हमारा कंट्री है, ठीक है, तो इसने, ये हमारा कोई नॉन रेजिडेंट है, ये कौन है, हमारा नॉन रेजिडेंट है, विदेश में रह रहा है, इसने कुछ एसेट एक्वायर किया। अब इस एसेट में जो भी चेंजेस आए वो भी हमें लेना है, या मान लीजिए कि ये हमारा कंट्री है और भारत में कोई आदमी रह रहा है, इसका कोई एसेट है विदेश में, इसमें कोई चेंजेज आए उसको भी लेना है, यानी इन दोनों चेंजेस को आपको लेके तब जाके आप उसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इज इट क्लियर नाउ? तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। यानी दोस्तों आपकी फाइनेंशियल एसेट में कुछ बदलाव आनी चाहिए, और वो बदलाव दोनों रूप में आ सकती है, या तो आप विदेशी निवासी हैं, या तो आप नॉन रेजिडेंट है और आपका भारत का जो इन्वेस्टमेंट है, भारत का जो कैपिटल अकाउंट है, उसमें कुछ बदलाव आ रही है, राइट, दोनों तरफ से आ सकती है। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो फेमा है वो, देखिए पूरा का पूरा टॉपिक फेमा के इर्द गिर्द घूमेगा, तो इसमें हम लोग को बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है कि फेमा के अंदर ऑथराइज पर्सन कौन होता है, राइट। तो चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑथराइज डीलर की बात की जा रही है। देखिए ऑथराइज डीलर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एंटिटी जो कि जिसको आरबीआई ने परमिशन दे के रखा है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करेगा, फॉरेन सिक्योरिटी में डील करेगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बैंक, तो बैंक भी सही बात है, क्योंकि बैंक खासकर जो कि आरबीआई की तरह ऑथराइजेशन मिला है, उसे भी हम लोग ऑथराइज पर्सन मानते हैं फेमा के अंदर। ये बैंक फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन को हैंडल करेगी और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज को हैंडल करेगी जो कि फॉरेन करेंसी से रिलेटेड होगा। ऑप्शन सी कर रहा है ऑथराइज मनी चेंजर, ये भी सही है। ऑथराइज मनी चेंजर कौन होते हैं? या तो वो इंडिविजुअल होंगे या तो वो एंटिटीज़ होंगे। देखिए यही मैं बोलता हूँ ना कि मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से और भी 2-3 कंसेप्ट को समझाता हूँ। मान लीजिए अगला सवाल आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कैटेगरी ऑफ ऑथराइज मनी चेंजर, तो आप पहले ऑथराइज मनी चेंजर समझेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑथराइज मनी चेंजर, देन ओनली यू कैन आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो ऑप्शन सी को जरा बात करें तो ऑथराइज मनी चेंजर एक ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, एक ऐसे एंटिटीज होते हैं जिनको आरबीआई ने लाइसेंस देकर रखा है। आरबीआई ने क्या किया, इन्हें लाइसेंस दिया हुआ है कि वो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये भी हमारे ऑथराइज पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि फेमा के अंदर ये तीनों के तीनों हमारे ऑल दिस थ्री कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑथराइज पर्सन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन, राइट। So either it is authorized dealer, either it is bank, or either it is authorized money changer, all of them having legal capacity to deal in foreign exchange. So यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से। Now let's move on to the next question, that is question number 10. Now let's shift our focus. So question number 10 में क्या कहा जा रहा है कि authorized person कौन हो सकता है, राइट। सो authorized person कौन हो सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि authorized dealer of category 1। तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शन यहाँ है, ऑप्शन ए कर रहा है 1 and 2, यानी ऑथराइज डीलर ऑफ कैटेगरी 1, ऑथराइज डीलर ऑफ कैटेगरी 2। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हु दिस कैटेगरी 1, हु इज दिस कैटेगरी 2, ठीक है। तो देखिए दोनों कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 डीलर जो है ऑथराइज पर्सन माने जाते हैं, बोथ ऑफ देम आर कंसीडर्ड ऑथराइज पर्सन। फिर ऑप्शन बी कर रहा है ओनली 1 and 3, तो यहाँ भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी कर रहा है ओनली 2 and 3, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए सही जवाब क्या है कि चाहे वो हमारे कैटेगरी 1 के डीलर हो, चाहे कैटेगरी 2 के डीलर हो, चाहे वो मनी चेंजर हो, ऑल ऑफ दीज कैन बी ऑथराइज पर्सन, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन देखे ऑथराइज पर्सन से रिलेटेड। अगला सवाल देखते हैं कि जो हमारे फुल्ली फ्लेज मनी चेंजर होते हैं, शॉर्ट में इसको हम लोग FFMC बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे फुल्ली फ्लेज मनी चेंजर होते हैं उनको ऑथराइजेशन मिली होती है कि वो मिसलेनियस रेमिटेंस को हैंडल करे, जो कि हमारे स्टडीज़ अब्रोड ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं। इनको उन्हें क्या बोलते हैं? क्या उन्हें ऑथराइज कैटेगरी 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे या 4 बोलेंगे? चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखिए जो कैटेगरी 1 होते हैं ना, वो लार्जेस्ट प्लेयर होते हैं, दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर। ये हमारे फॉरेक्स में सबसे लार्जेस्ट प्लेयर होते हैं। वो सभी तरह के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को हैंडल करते हैं, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो हमारा रेमिटेंस हो, या वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही नहीं है।
एज फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है, क्योंकि फुल्ली फ्लेड मनी चेंजर जो है रेमिटेंस ट्रैवल के लिए हैंडल करेगा, स्टडीज़ के लिए हैंडल करेगा, वही इसके वो डिफरेंट कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कर रहा है कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 के अंदर वैसे एंटिटीज आते हैं जैसे कि एफएफएमसी हो गया, एफएफएमसी हमारे कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो कि ऑथराइज होते हैं कि वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए फॉरेन एक्सचेंज को डील करें। याद रखिएगा, कीवर्ड याद रखिए, स्पेसिफिक पर्पज़। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए ट्रैवल है, ट्रैवल के लिए रेमिटेंस को आ सकता है, स्टडीज़ अब्रोड के लिए रेमिटेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अदर पर्सनल पर्पस। तो इनके पास उतना ब्रॉड लिमिट नहीं होता है जितना कि कैटेगरी 1 के पास है, लेकिन ये भी बहुत क्रूशियल होते हैं, कैटेगरी 2 भी बहुत क्रूशियल होते हैं रेमिटेंस नीड को हैंडल करने के लिए। कैटेगरी 3 की बात करें तो ये कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो होगा नहीं, और कैटेगरी 4 भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो सही जवाब क्या है हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। याद रखिएगा, मैं बेसिक सी बात को बता देता हूँ, जो हमारा ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 होते हैं ना, इनका बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट है, ये सब कुछ का ये लार्जेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, इस सब कुछ को प्रोवाइड, सारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है एफएफएमसी की, तो एफएफएमसी जो कैटेगरी होता है वो हमारे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि इनको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया जाता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। चलिए, होपफुली अभी तक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी जेआईबी एस्पिरेंट तक पहुंचे और वो भी इस तरह के एमसीक्यू सेशन का लाभ उठा पाए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि, एक मिनट, हाँ, तो अंडर ये किन्हें ऑथराइज किया गया है कि वो सारे करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करें। बताइए किसे ऑथराइज किया गया है। तो सबसे पहला कर रहा है कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 क्या है, यही सही जवाब है। अभी मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी 1 डीलर जो होते हैं वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वैसे बैंक होते हैं जिनके पास फुल अथॉरिटी होता है। राइट, इनके पास क्या होता है दोस्तों, यदि हम कैटेगरी 1 की बात करें, दे हैव फुल अथॉरिटी। कैटेगरी 1 आर हैविंग फुल अथॉरिटी, right, to deal with all type of foreign exchange transaction. It includes both current account, चाहे वो current account transaction हो जैसे कि ट्रेड रेमिटेंस हुआ, ट्रैवल रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ, या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो, एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज देयर, दिस कैटेगरी 1 डीलर हैव फुल अथॉरिटी to deal with, and they play the most comprehensive role in the foreign exchange management. If we talk about the category 2, so category 2 is limited to handling only a specific type of current account transaction, right? But these categories स्पेसिफिक सी है, व्हेन आई से सी आई मीन्स करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। यानी दोस्तों जो हमारे कैटेगरी 2 होते हैं ना, वो स्पेसिफिक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को ही डील करते हैं, लेकिन जो कैटेगरी 1 होते हैं वो चाहे वो करंट अकाउंट रहे, चाहे वो कैपिटल अकाउंट रहे, किसी भी ट्रांजेक्शन को डील करते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाट, ऑल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, सो बी विल नॉट बी द आंसर। सी तो होता ही नहीं है, आई थिंक इट इज़ 3 नंबर के बारे में बात हो रहा है। और डी कर रहा है मनी चेंजर। तो मनी चेंजर ऑथराइज होते हैं कि वो फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करेंगे, लेकिन लिमिटेड पर्पस के लिए। इनका पर्पस क्या होता है पता है आपको? देखिए, सवाल यदि आपसे पूछा जाए मनी चेंजर के बारे में तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आपको मनी चेंजर के बारे में समझा रहा हूँ। सुनिए, मनी चेंजर ये इन्हें भी ऑथराइजेशन मिला होता है कि वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में डील करेंगे, बट ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस। लाइक पर्पस क्या है? पर्सनल ट्रैवल, दैट्स ऑल, राइट। तो वो उनको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हैंडल करने की परमिशन नहीं दी जाती है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो ये ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही है। जो हमारे कैटेगरी 1 होते हैं इनके पास ब्रॉडर लिमिट होता है, ठीक है, तो ये बिग प्लेयर होते हैं, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं जो कि दोनों तरह के ट्रांजेक्शन को हैंडल करते हैं, दैट्स द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फेमा के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या आता है? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है ये पढ़ा था, अब हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। आपके सामने पहला ऑप्शन कर रहा है कि पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये कह रहा है कि करंट अकाउंट, देखिए इंटरेस्ट पेमेंट, दो चीज़ें यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है और दूसरा है हमारा नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारे एवरीडे फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है क्या? ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक दिन लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, ना ही हम इनकम, हमें इन्वेस्टमेंट से नेट इनकम रोज़ मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे रिलेटेड है एवरीडे फाइनेंशियल एक्टिविटीज से, और दीज आर पार्ट ऑफ आवर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, राइट। नेक्स्ट इज रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रोड। दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये जो रेमिटेंस होते हैं वो पर्सनल लिविंग एक्सपेंस के लिए होते हैं,
और दिस आर नॉट कंसिडर्ड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप मान लीजिए कि अपने पेरेंट के लिविंग एक्सपेंस के लिए रेमिटेंस कर रहे हैं, स्पाउस के लिए कर रहे हैं, चिल्ड्रन जो कि एब्रोड रिसाइड करें उनके लिए कर रहे हैं, सो दीज आर फॉर व्हाट, दीज आर फॉर पर्सनल लिविंग एक्सपेंस, राइट। तो दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आवर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट होता है, यू नो इट वेरी वेल। नाउ दोज अफेक्टिंग एसेट एंड लायबिलिटी इन इंडिया और पर्सन रिसाइडिंग अब्रोड, तो ये सही जवाब है। सही जवाब क्या है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि वैसा ट्रांजैक्शन जो कि एसेट एंड लायबिलिटी, अब ये बताइए कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन है, ये हमारा कंट्री है और ये हमारे एसेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो पर्सन एब्रोड रिसाइड कर रहा है, नहीं इंडिया में जो एसेट एंड लायबिलिटी है उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, विदेशी पर्सन का, तो इस कैटेगरी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, लोन आएगा, दूसरे तरह के एक्टिविटीज़ आएंगे, तो यही तो हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन डी कर रहा है कि एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन एजुकेशन। ऑप्शन डी क्या कर रहा है? एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ केयर, ये सब के सब हमारे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं। तो सही जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। वैसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिस कारण से भारत में जो किसी एनआरआई का, नॉन रेजिडेंट का जो एसेट एंड लायबिलिटी चेंज होता है, वो हमारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो हमारे एफएफएमसी होता है यानी फुल्ली फ्लेज मनी चेंजर होते हैं, उनसे रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वो परचेज ट्रांजेक्शन नहीं ले सकते हैं, सेल ट्रांजेक्शन ले सकते हैं, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फॉरेन करेंसी का परचेज, सेल, कॉइन्स एंड ट्रैवलर चेक, एनीथिंग, राइट। अच्छा ये क्वेश्चन शायद छूट गया था, चलिए इसको भी कर लेते हैं। एज पर फेमा 1999 फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं, वो क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहला कर रहा है ऑप्शन ऑल डिपॉजिट। देखिए फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो हम फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट हेल्ड करते हैं वो तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब कि कोई भी डिपॉजिट अकाउंट हो, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे आपका करंट अकाउंट हो, या आपका एफडी हो जो कि फॉरेन करेंसी में मेंटेन्ड है, तो ये तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के डेफिनेशन में आता ही आता है, दिस कम्स। फिर भी कर रहा है क्रेडिट एंड बैलेंस पेमेंट पेबल इन फॉरेन करेंसी, ये भी सही है। कोई भी क्रेडिट, कोई भी बैलेंस जो कि फॉरेन करेंसी में पेबल है, जैसे कि मान लीजिए कि पेमेंट के लिए अमाउंट ड्यू हो, रिसीवेबल के लिए अमाउंट ड्यू हो, तो ये भी हमारे इसके अंदर शामिल है। ऑप्शन सी कर रहा है कोई भी ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, एलसी और बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल इन फॉरेन करेंसी, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब फॉरेन करेंसी पेबल है, ये भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज के डेफिनेशन में आते हैं। तो सवाल है कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो चाहे सारे डिपॉजिट्स की बात करें, चाहे सारे क्रेडिट्स और बिल पेबल बैलेंस की बात करें, एवरीथिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। एफएफएमसीज आर, अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ये कर रहा है कि ओनली परचेज ट्रांजेक्शन, तो यानी कि मनी चेंजर जो होते हैं वो केवल ट्रांजेक्शन हैंडल करते हैं जहाँ पे वो फॉरेन करेंसी परचेज कर सकते हैं, दैट मीन्स बाई कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ बाइंग फॉरेन करेंसी, राइट। चलिए तो ये तो इनकम्प्लीट है क्योंकि ये सारे उनके फंक्शन को कवर नहीं कर रहा है। ऑप्शन भी कर रहा है ओनली सेल ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे कह रहा है कि एफएमएमसी जो है इन्हें ऑथराइज होता है कि वो मनी चेंजर जो एफएमएमसी बोले या यहाँ मनी चेंजर बोले, राइट, तो इन्हें ऑथराइज होते हैं कि वो फॉरेन करेंसी बेचेंगे, यही ना मतलब हुआ सेल फॉरेन करेंसी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कर रहा है ऑल टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ये कॉम्प्रिहेंसिव मुझे दिख रहा है लेकिन ये ब्रॉड है, इट इज़ मच ब्रॉड, इट इज़ बिट ब्रॉड। एफएमएमसी जो होते हैं उनको ऑथराइजेशन नहीं मिली होती है कि वो सभी तरह के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को हैंडल करें। जैसे कि आपका मान लीजिए कुछ लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन है, सपोज लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन इज देयर, राइट, और या कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डीलिंग है, उनके लिए तो नहीं कर सकते हैं, राइट, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कर रहा है कि परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, कॉइन्स एंड ट्रैवलर चेक, ये बिल्कुल सही जवाब है। जो एफएमसी होते हैं ना उनको वो परचेज और सेल दोनों को हैंडल कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी हो, चाहे करेंसी कॉइन हो, या फिर चाहे ट्रैवलर चेक हो। इससे क्या होता है कि प्रत्येक दिन के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू द पार्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते देखिए, इसी के स्टडी की मैं बात कर रहा था। समझिए ए क्या है, ए एक इंडियन है, ठीक
ठीक है। ए क्या है, एक इंडियन है जो कि यूके में सेटल्ड है। कहाँ सेटल्ड है, यूके में सेटल्ड है। और क्या है, ये इंडियन है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसने बी से शादी की, सो ही हैज़ मैरिड बी, ठीक है। तो बी कहाँ से है, केनिया से है। अब ये कैसे सिटीज़न है, ये ब्रिटिश सिटीज़न है, अभी ब्रिटिश सिटीज़न है। और इनके 2 चिल्ड्रन हैं, इनके 2 चिल्ड्रन हैं सी और डी, ठीक है। दोनों कहाँ बॉर्न किए, लंदन में बॉर्न किए, यानी यूके में, ठीक है। अब सी ने क्या किया, पाकिस्तानी सिटीज़न से मैरिड किया और कहाँ पे रह रहा है, कराची में रह रहा है, ठीक है। और डी कहाँ पे काम कर रहा है, लंदन में, यूके में काम कर रहा है। ये समझ में आया, यही मैंने चार्ट के फॉर्मेट पे आपको शो कर दिया। आपसे पूछा गया है कि डी का स्टेटस बताना है, बहुत बढ़िया सवाल है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। पहले आप खुद से सोचिए क्या होगा डी का स्टेटस। तो डी यूके में है, इसका क्या स्टेटस होगा, एनआरआई होगा, फॉरेन नेशन होगा, पीआईओ होगा, या पर्सन ऑफ केनिया ऑरिजिन होगा। तो सबसे पहले आप एनआरआई का डेफिनेशन समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये बताइए मुझे। देखिए, मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करूंगा। एनआरआई कोई भी आदमी होता है जो कि भारत का सिटीजन था, लेकिन वो भारत से बाहर रहा है 182 दिन से ज़्यादा अवधि के लिए, ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। समझ में? तो यहाँ पे जो डी है वो कहाँ रह रहा है, डी को देखिए ना कहाँ रह रहा है, डी यूके में रह रहा है ना, ठीक है। तो उसको एनआरआई तभी माना जाता यदि हम उसको इंडियन सिटीजन, हम बोलते क्या कि वो भारत का निवासी है जो कि विदेश में रह रहा है। ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। बी की बात करते हैं। बी कर रहा है फॉरेन नेशनल, ठीक है। तो फॉरेन नेशनल, तो देखिए ये टर्म अप्लाई होता है वैसे इंडिविजुअल के लिए जो कि भारत के निवासी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे डी इज़ नॉट एज इंडियन सिटीजन, तो ये तो नहीं होगा। पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन, यस। देखिए पीआईओ को समझिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीआईओ। पीआईओ का मीनिंग क्या होता है, मतलब पीआईओ का मतलब ऐसा कोई आदमी जो कि भारत का निवासी था, या एक ऐसा आदमी जिसके एंसेस्टर जो थे वो भारत के निवासी थे। अब जरा आप बताइए इस केस में डी के जो एंसेस्टर हैं, यानी डी के जो पिता या माँ जो भी हैं, ए जो हैं, वो तो भारत के निवासी थे ना। तो डी जो है इंडियन पेरेंट का चाइल्ड है और उसने लंदन में जन्म लिया है, तो वो इस क्राइटेरिया को फिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, पीआईओ के क्राइटेरिया को फिट कर रहा है ना। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, पीआईओ वो पर्सन होता है जिसके एंसेस्टर भारत में थे कभी पहले। तो ए जो था तो वो भारत में ही तो था पहले, उसी का तो बेटा बेटी जो भी है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो डी है ये पीआईओ के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पर्सन ऑफ केनिया ऑरिजिन। तो डी का पेरेंट भारत से था और केनिया से था, तो लेकिन डी जो है बॉर्न हुआ, रिसाइड हुआ लंदन में, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो डी एक इंडियन पेरेंट का चाइल्ड है, इसीलिए उसका पीआईओ का स्टेटस बनता है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। समझ में आया दोस्तों। तो हमने यहाँ पे एनआरआई और पीआईओ के बीच के डिफरेंस को क्लियर किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना मैं इरेज कर देता हूँ जो मैंने इधर लिखा है, ठीक है। और ये मैं बनाए रखता हूँ क्योंकि इसका आगे यूज पड़ेगा, क्योंकि ये केस स्टडी में 5 सवाल हैं और 5 सवाल में आपको इस पार्टिकुलर डायग्राम का यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए कैन ओपन विच टाइप ऑफ अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए कि जो हमारा ए है वो पीआईओ है, पीआईओ किस किस तरह का अकाउंट ओपन कर सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनआरई अकाउंट के। एनआरई का फुल फॉर्म बताएंगे आप, क्या होता है एनआरई का फुल फॉर्म, जल्दी बताइए। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो ये किसके लिए होता है, ये एनआरई के लिए अकाउंट होता है ताकि वो अपने फॉरेन अर्निंग को इंडिया में पार्क कर सकें, सो दैट दे कैन पार्क देयर फॉरेन अर्निंग इन इंडिया। इससे क्या होता है कि आप इसमें आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिपेट्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ टैक्स, कोई रिपेट्रिएशन नहीं का टैक्स नहीं लगता। एनआरओ क्या होता है, एनआरओ है हमारा नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट। तो ये अकाउंट एनआरआई यूज़ करते हैं ताकि वो अब जो भी इनकम भारत में अर्न किए उसको मैनेज करें। देखिए ये है फॉरेन अर्निंग का इनकम, और एनआरओ क्या है, इंडियन अर्निंग, यानी भारत में जितना इनका इनकम हुआ है इंडियन इनकम, उसको मैनेज करने के लिए एनआरओ अकाउंट। जैसे मान लीजिए रेंट है, डिविडेंड है, पेंशन है, लेकिन यहाँ पे लिमिट है, यूएसडी $1 मिलियन ही रिपेट्रिएट कर सकते हैं एनआरओ में, पता होगा आपको। एफसीएनआरबी की बात करें तो ये भी अकाउंट एनआरआई बना सकते हैं ताकि वो अपने फॉरेन अर्निंग को फॉरेन करेंसी में होल्ड करें। ध्यान दीजिएगा ये दोनों का दोनों रुपीज़ में था, इसीलिए आरआर लिखा हुआ है, लेकिन यदि उनको फॉरेन करेंसी में पैसा होल्ड करना है तो वो एफसीएनआर का यूज़ करेंगे। अंतर समझ में आ रहा है ना। आर मतलब ये होता है रूपी, दोनों में आर दिख रहा है आपको, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब कि रूपी में होल्ड किया जाएगा, यानी इन दोनों अकाउंट में जो पैसा रहेगा वो रूपी, उसका करेंसी रूपी रहेगा। लेकिन यदि वही आदमी, वही एनआरआई पैसे को फॉरेन करेंसी में होल्ड करना चाहता है तो उसके लिए एफसीएनआर अकाउंट सुटेबल होगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है और वो रिपेट्रिएट भी कर सकते हैं प्रिंसिपल या इंटरेस्ट को। तो जहाँ तक ए की बात है तो ए क्या है, ए तो एनआरआई है ना दोस्तों, ये तो एनआरआई क्योंकि भारत का निवासी था, 182 दिन तो भारत में कभी ना कभी रहा ही होगा पिछले फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अभी नहीं रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज़्यादा विदेश में रहा है।
इसलिए एनआरआई है। तो ये जो है तीनों का तीनों अकाउंट ओपन करवा सकता है, चाहे वो एनआरई हो, एनआरओ हो या एफसीएनआर हो। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए तो बाकी चीज़ों को मैं इरेज करता हूँ। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या होता है एनआरई। तो मैं एनआरई अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, एनआरओ अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, और एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है। एफसीएनआर और एनआरओ में क्या अंतर है कि एफसीएनआर में जो करेंसी होता है वो हमारा फॉरेन करेंसी होता है, इसीलिए करेंसी एक्सचेंज का कोई फ्लक्चुएशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें, क्योंकि एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एफसीएनआर अकाउंट में, ये फ़ायदा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ए किसको नॉमिनी बना सकता है अपने फैमिली में से, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए ए नॉमिनी किसको बना सकता है, तो बी केनिया से है, अब ब्रिटिश की निवासी है, पहला ऑप्शन कर रहा है बी। तो बी नॉमिनी हो सकती है बैंक की पॉलिसी और फेमा रेगुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, फिर सी कर रहा है, सी कराची में रहता है, पाकिस्तानी सिटीजन से मैरी किया, तो फैमिली मेम्बर सी भी नॉमिनी हो सकता है। एक का डी लंदन में रहता है, ये भी हो सकता है नॉमिनी। तो एनीवन कोई भी नॉमिनी हो सकता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। डॉटर सी कैन ओपन एनआरआई अकाउंट विद द परमिशन ऑफ, जो डॉटर सी हैं वो एनआरआई अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसके परमिशन से, तो बताइए। तो ऑप्शन ए का है आरबीआई। देखिए आरबीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का भारत में, तो जो एनआरआई अकाउंट है वो आरबीआई के परव्यू के अंदर ही फॉल करता है। आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो हमारा एनआरआई अकाउंट है ना, ये किसके परव्यू में फॉल करता है, किसके अंदर फॉल करता है बताइए। दिस एनआरआई अकाउंट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ, जस्ट वेट, ये एनआरआई अकाउंट किसके परव्यू में फॉलो करता है, आरबीआई के परव्यू में फॉलो करता है। ठीक है, और कोई भी परमिशन, कोई भी रेगुलेशन इन अकाउंट से रिलेटेड आरबीआई मैनेज करती है। तो यदि डॉटर सी को एनआरआई अकाउंट ओपन करवाना होगा तो उसको आरबीआई से परमिशन लेना होगा, बिल्कुल सही जवाब है। एम ओ एफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को ओवरसीज करते हैं, ये इंडिविजुअल परमिशन को हैंडल नहीं करते। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो ये फॉरेन अफेयर और डिप्लोमेटिक इशू को हैंडल करते हैं, तो ये एनआरआई अकाउंट। और डी कर रहा है कैन नॉट ओपन, तो ये तो गलत है, क्योंकि एनआरआई अकाउंट जो है ओपन किया जा सकता है एलिजिबल इंडिविजुअल के द्वारा। तो सही जवाब है आरबीआई। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी, यदि सी को एनआरआई अकाउंट ओपन कराना है तो उनको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिविजुअल है, पाकिस्तानी इंडिविजुअल है, इसीलिए समझ में आया ना। पाकिस्तान और भूटान 2 कंट्रीज़ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 20 को देखते हैं, और ये लास्ट सवाल है हमारे आज के सेशन का। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि 20 सवाल में से कितना सवाल आपका सही हुआ, राइट। ये मॉक टेस्ट की तरह है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जब फॉरेन एक्सचेंज को, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज को भारत में लाया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, तो कस्टम अथॉरिटी को डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं CDF, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। तो किस केस में हमें ये डिक्लेरेशन करना पड़ता है, बहुत बढ़िया सवाल है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जितना भी करेंसी नोट है, जितना भी ट्रैवलर चेक है, यदि वो $10,000 से या इसके इक्विवेलेंट से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इस केस में आपको CDF में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो रूल ये है कि यदि अमाउंट इससे ज़्यादा है तब करना पड़ेगा, ना कि इससे कम है, इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन बी कर रहा है कि द फॉरेन करेंसी डज नॉट एक्सीड $5,000 इक्विवेलेंट, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी कर रहा है बोथ ऑफ द, नन ऑफ द, तो सही जवाब क्या होगा, नन ऑफ द, मतलब कि दोनों के दोनों केस में आपको नहीं करना है। हाँ, यदि यहाँ पे रहता कि एक्सीड होता तब तो करना पड़ता। चलिए दोस्तों, हमारे पास इसी प्रकार की देख सकते हैं और भी बहुत सारी क्वेश्चन हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, जिसको आप हमारे मॉक टेस्ट, हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आप अवेल कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, हमारा कैप्सूल कोर्स तैयार है, कैप्सूल कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। लास्ट 1 महीना में जितने भी कंटेंट कैप्सूल कोर्स में दिए गए हैं, 1 लाइनर, व्हाट टू स्टडी, क्विक रिवीजन PDF के फॉर्मेट में, उसको फॉलो कीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, क्विजेज अटेम्प्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, और फ्रेंड्स फॉर्मूला PDF को देखिए। यदि इतना करते हैं मोर देन सफिशिएंट है आपके GIB एग्जामिनेशन के लिए। विशेष जानकारी के लिए feel free to WhatsApp me on this part.